हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पे आप लोग के लिए सेट 2 लेकर आ चुका हूँ, जो कि अगेंस्ट 40 का होने वाला है मॉडल पेपर। सेट 1 का मैंने पहले ही आप लोग का फिजिक्स करवा चुका हूँ और ये सेट 2 का फिजिक्स इस बार होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते उससे पहले मैं बता दूँ, यदि आप मेरे चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग का। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम NM इज गिवन बाय, मतलब कहा जा रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक किसके द्वारा दिया जाता है। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, म्यू से भी डिनोट करते हैं या फिर यहाँ NM से डिनोट किया गया है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो C/V के द्वारा डिनोट किया जाता है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप लोग को वक्रता त्रिज्या R तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F के बीच में संबंध पूछा जा रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे ना, F इक्वल टू जो होता है वो R/2 होता है। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग का 3 सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है, यानी द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड, इट्स क्या है, अपर्चर कहलाता है, यानी कि आप लोग का द्वारक सही जवाब हो जाएगा। ये सब आप लोग को याद रखने वाला है, और ये क्वेश्चन तो आप लोग का बोर्ड में भी पूछा जाता था बहुत सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा जा रहा है, देखिए एक रे ऑफ लाइट है, देखिए प्रकाश का आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरता है। ये फोकस से गुजर रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया। जो परावर्तित किरण कहाँ से गुजरे कि किस तरह गुजरे वो पूछा जा रहा है। तो देखिए जब भी दर्पण या लेंस में होगा ना, यदि फोकस से होकर गुजरेगा तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। और यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा यदि इस तरह का आएगा, ये मुख्य अक्ष हो गया, CP जो है मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर कोई भी रेखा आएगा तो वो हमेशा फोकस से गुजरता है। ये तो आप लोग पढ़े होंगे। और यदि फोकस से आएगा तो वो इसके समांतर हो जाएगा, मतलब कि एक दूसरे के ऑपोजिट बोल सकते हैं। यदि फोकस से आया तो वो समांतर हो जाएगा, यदि समांतर आया तो वो फोकस से गुजरेगा। यानी इसमें क्या है कि इसमें फोकस से आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, यानी कि पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन C आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा जा रहा है उपाक्ष किरण। उपाक्ष किरणें क्या है, कौन सा है। देखिए यहाँ 3 किरण दिखाई दे रहा होगा आप लोग का, CD, AB एंड EF। इसमें से बोल रहा है आप लोग का प्रैक्सियल रे कौन सा होता है। तो मैं बता दूँ, प्रैक्सियल रे वही होता है जो मुख्य अक्ष के नज़दीक से होकर गुजरता है। मुख्य अक्ष यहाँ पर क्या है, ये जो लाइन दिख रहा है ये AB के पास वो मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के सामने कौन सा किरण गुजर रहा है, कौन सा रे आप लोग का जा रहा है। AB जो रे है वो मुख्य अक्ष के एकदम सामने से जा रहा है, मतलब कि जो मुख्य अक्ष के सामने से होकर जाता है उसी को प्रैक्सियल रे कहा जाता है, यानी उपाक्षीय किरणें कहा जाता है। तो यहाँ पर AB जो है वो होगा प्रैक्सियल रे, यानी कि AB इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ईजी क्वेश्चन ये है, आप लोग देख सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज अबाउट। तो ये आप लोग पता होगा कि आप लोग जो है सामान्य आँख के निकट बिंदु की दूरी क्या होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि आप लोग का ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। और मैं बता दूं कि ये सारा क्वेश्चन आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये सारा क्वेश्चन सेट 2 का जो सारा क्वेश्चन है वो आप लोग का 2020 में आया हुआ क्वेश्चन सब है। 2019 में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो आप लोग का सेट 1 में देखने को मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग का 11th क्लास से दिखेगा। और मैं बता दूँ कि आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर मतलब आप लोग को सेट 1, सेट 2, सेट 3 सारा सब्जेक्ट का आप लोग को मिलेगा, और सारा जल्दी ही मिल जाएगा। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारा मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा जा रहा है उत्तल लेंस किसी वस्तु का ह्रासित प्रतिबिंब बनाता है जब होता है, मतलब कहा जा रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म से डिमिनिश रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या बोला जा रहा है कि उत्तल लेंस ह्रासित मतलब क्या बोल सकते हैं कि छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और यहाँ रियल इमेज भी बोल रहा है। ह्रासित प्रतिबिंब यहाँ रियल इमेज भी बोल रहा है, और आप लोग का डिमिनिश्ड होना चाहिए। तो कहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को कि वो डिमिनिश्ड एंड रियल इमेज बनेगा, तो उसको U ग्रेटर देन 2F होगा। 2F के बाद में रखेंगे, 2F के बाद में रखेंगे तभी वो, बियॉन्ड 2F रखेंगे तभी वो डिमिनिश्ड एवं जो है ह्रासित मतलब कि छोटा प्रतिबिंब बनेगा और रियल इमेज बनेगा। क्योंकि यदि हम लोग लाते हैं इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से रे आता है तो वो छोटा बनता है, फोकस पर बनता है और एकदम बहुत ही छोटा बनता है।
लेकिन यहाँ बहुत ही छोटा नहीं, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोला, यहाँ सिर्फ डिमिनिश्ड बोला। तो डिमिनिश्ड के लिए हम लोग कहाँ रखेंगे, u ग्रेटर देन 2f, मतलब कि 2f के आगे हम लोग रखेंगे, मतलब 2f के बाद में रखेंगे, इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखेंगे, ये बोल सकते हैं। तो u ग्रेटर देन 2f रखेंगे तो वो आप लोग का जो इमेज है वो आप लोग का छोटा बनेगा और रियल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा जा रहा है द नंबर ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब किसी गोली दर्पण के मुख्य फोकस की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर गोली दर्पण पूछा गया है, नेक्स्ट बार हो सकता है कि गोलीय लेंस में पूछ देगा। यहाँ पूछा गया गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की कितनी संख्या होगी, पिछले बार आने वाला समय में हो सकता है, तो ये भी पूछा जा सकता है गोलीय लेंस के मुख्य फोकस की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो दर्पण में पूछा गया, तो फोकस कितना होता है, एक ही फोकस होता है जो गोलीय दर्पण में होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित विद्युत तरंगों में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है, मतलब ये आप लोग क्लास 11 का क्वेश्चन है। एमंग द फ्लाइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच वन हैज़ द हाइस्ट एनर्जी, एनर्जी का एक फार्मूला होता है जिसको कहा जाता है SC/λ, या फिर इसको H/म्यू, म्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, H/म्यू या फिर SC/λ से डिनोट किया जाता है, मतलब कि एनर्जी उसी का ज़्यादा होगा जिसका वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम होने पर एनर्जी ज़्यादा होगा, या फिर जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। मतलब वेवलेंथ कम होने पर भी एनर्जी ज़्यादा होगा, या फिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने पर भी एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इसमें से आप लोग देखेंगे ना, जो विजिबल लाइट वेव्स होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है और वेवलेंथ सबसे कम होता है, यानी कि इन चारों में से बताया जा रहा है, इन चारों में से जो है विजिबल लाइट वेव्स उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है और वेवलेंथ कम होता है, इसलिए ऑप्शन 4 यानी विजिबल लाइट वेव्स दृश्य प्रकाश तरंगे जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा जा रहा है दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को चाहिए, दूर दृष्टि वाले मतलब कि दूर दृष्टि वाले मतलब इसको निकट वाला नहीं दिखता है, निकट दृष्टि दोष बोलता तो उसको दूर वाला नहीं दिखता। तो पर्सन विद डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस वुड यूज, क्या कौन सा उसको दिया जाता है, कौन सा लेंस दिया जाता है, तो वो है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस दिया जाता है जिसको दूर दृष्टि वाला दोष है, तो उत्तल लेंस इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कॉन्केव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कॉन्केव नहीं कन्वेक्स लेंस होगा इसका सही जवाब। उत्तल लेंस दिया जाता है दूर दृष्टि दोष वाले को, और जो निकट दृष्टि दोष वाले होते हैं उनको दिया जाता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति मतलब कि उनको नज़दीक का चीज़ नहीं दिखाई देता है, और निकट दृष्टि दोष मतलब कि उनको दूर का चीज़ नहीं दिखाई देता, ठीक है। ये सब आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आप लोग बोल सकते हैं कि सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, तो यह सभी को पता होगा कि 7 रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये आप लोग का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इसमें, कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही प्रतिरोधक के आर पर विभवांतर है, मतलब कि 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज, मतलब कि आप लोग का यहाँ से प्रतिरोध पूछा जा रहा है, यानी कि प्रतिरोध के आर पर विभवांतर पूछा जा रहा है, यानी कि आप लोग का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो V = क्या होगा वो आप लोग को निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, मतलब कि प्रति सेकंड दिया हुआ है क्या कि 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, मतलब कि आप लोग को पावर दिया हुआ, पावर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, पावर मतलब क्या होता है, शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T, मतलब कि 1 सेकंड में कितना काम हो रहा है, कितना जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, वही आप लोग का पावर हो जाएगा, वही आप लोग का शक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है ना, इसको इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, वर्क कितना दिया गया, जो आप लोग का 100 जूल दिया गया है, और टाइम कितना दिया गया, 1 सेकंड दिया हुआ, यानी कि पावर = कितना हो गया 100 वाट, यानी कि पावर यहाँ से हम लोग निकाल लिए 100 वाट, पावर दिया हुआ है 100 वाट, ठीक है, 100 वाट दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, आप लोग को प्रतिरोध कितना दिया हुआ, 4 ओम दिया हुआ, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 4 ओम दिया हुआ। हम लोग क्या पूछा जा रहा है, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो पावर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पावर का फॉर्मूला 3 फॉर्मूला होता है पावर का। तो आप लोग देखिए यहाँ क्या क्या दिया हो उसी के अनुसार, और क्या क्या निकालना उसी के अनुसार हम लोग को फॉर्मूला लगाना होगा। तो पावर का पहला फॉर्मूला होता है VI, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, यदि I को हम लोग चेंज कर देंगे, I को कैसे चेंज करेंगे, जो हम ओम्स लॉ पढ़े हैं ना, V = IR लिखे हैं, V = IR पढ़े हैं ना, तो यहाँ I का वैल्यू कितना हो जाएगा, I का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कितना, I का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा V/R। तो यहाँ पर I का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर I का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दीजिए कितना V/R। तो यहाँ पर I का वैल्यू V/R पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, V ऑलरेडी है और I का वैल्यू पुट कीजिएगा V/R,
तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। तो देखिए हम लोग का एक फॉर्मूला क्या निकल गया, पावर का फॉर्मूला क्या निकल गया वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और पावर हम लोग 100 वाट निकाले हैं और हम लोग क्या दिया हुआ रेजिस्टेंस भी दिया हुआ, तो भी हम लोग को यहाँ से निकल जाएगा। यानी कि हम लोग इस तरफ निकाल सकते हैं, पावर का वैल्यू पुट कीजिए कितना 100 वाट निकाले थे, और वी स्क्वायर यानी हम लोग को यही पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, और आर का वैल्यू कितना रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ, ठीक है। तो वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसका अंडर रूट लीजिए तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा जा रहा है विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का SI मात्रक क्या होता है, ये आप लोग पढ़े ही होंगे। जो ओम मीटर है इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो है SI यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये भी आप लोग का जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कहा जा रहा है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, यानी कि आप लोग का I इक्वल टू 4 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या जा रहा है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, यानी कि जो भी दिया है वो आप लोग का 60 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगी, मतलब कि इसको I1 ले लीजिए, इसको I1 दिया हुआ है और ये V1 दिया हुआ है। हम लोग को पूछा जा रहा है कि उस समय विद्युत धारा कितनी विद्युत धारा लेगा, मतलब उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा तब जब विभवांतर को, मतलब कि V2 दिया हुआ है 180 वोल्ट, तब पूछा जा रहा है कि I2 कितना होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मतलब कि I1 आप लोग को दिया हुआ है कितना 4 एम्पियर दिया हुआ है, V1 दिया हुआ आप लोग को 60 वोल्ट दिया हुआ है, I2 हम लोग को निकालना है एंड V2 दिया हुआ 180। तो देखिए ये ओम्स लॉ पर आधारित क्वेश्चन है, ओम के नियम के आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, तो V बाई आर क्या हो जाएगा V बाई आर, ये जो V बाई आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी V बाई आई क्या हो जाएगा V बाई आई इक्वल टू आर हो जाएगा। और ये R जो होता है ना, ये R क्या होता है कांस्टेंट होता है। ओम्स नियम क्या होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है ना, ओम्स नियम क्या होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी क्या आप यहाँ से आप लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें R क्या होता है एक कांस्टेंट होता है, यानी कि हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि हम लोग V1 बाई I1 इक्वल टू V2 बाई I2 लिख सकते हैं, V1 बाई I1 इक्वल टू V2 बाई I2, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V1 बाई I1 इक्वल टू V2 बाई I2, ये 180 दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं V1 बाई I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V2 बाई I2। अब देखिए यहाँ पुट कर दीजिए, V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, V1 का 60 दिया है, I1 का वैल्यू कितना दिया हुआ वो 4 दिया हुआ है, V2 का वैल्यू 180 दिया हुआ है, और I2 हम लोग को निकालना है। ये 10 कैंसिल, ये 3 टाइम्स चल जाएगा, और यहाँ से I2 हम लोग को निकल जाएगा कितना 4 को उस साइड ले जाइए, यानी 12 एम्पियर निकल जाएगा। समझ गए ना, 12 एम्पियर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे हम लोग देखिए I1 दिया हुआ था, V1 दिया हुआ था, I2 पूछ रहा था एंड V2 दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग ओम्स लॉ पर क्या पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, और V बाई आई क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट होता है मतलब कि हम लोग क्या लिख सकते हैं V1 बाई I1 इक्वल टू V2 बाई I2, और सारा कुछ दिया हुआ था, I2 का यहाँ से वैल्यू निकाल लिए 12 ओम निकल के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए ये आप लोग का है कुछ इस तरह का बना हुआ है, इसमें तुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है। देखिए प्रत्येक एक ओम प्रतिरोध वाले 6 बराबर प्रतिरोधक चित्र के जैसा एक षटभुज ABCDEF बनाते हैं। यदि धारा A से प्रवेश करती है तो D से निकलती है, तो संयोजन द्वारा प्रदत्त प्रतिरोध, मतलब कि आप लोग का जो है तुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये आप लोग का जो है ये आप लोग क्या बोल सकते हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोग का जो तुल्य प्रतिरोध होगा यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला हम ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो 1 2 3, तो ये आप लोग का 3 ओम हो जाएगा। उसके बाद फिर ये पॉइंट A है, ठीक है। अब इधर साइड में भी ये तीनों भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 2 3, तो ये भी 3 ओम हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या है समांतर क्रम में है, मतलब कि पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है, मतलब कि पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में हम लोग क्या लिखते हैं 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 लिखते हैं ना,
1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1/r इक्वल टू 1/r1 कितना निकाले थे, 3 निकाले थे, 1/r2 वो भी 3 निकाले थे। ये कितना हो गया, 2/3 हो गया 1/r1 का वैल्यू। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, पलट दीजिए तो 3/2 यानी कि 1.5 ओम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक इकाई विद्युत आवेश बिंदु ए से दूसरा बिंदु बी की ओर जाती है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कहलाता है। मतलब कि ए यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी, द वर्क डन इन द प्रोसेस इज कॉल्ड। ये आप लोग का जो प्रोसेस होता है उसमें वर्क डन जो होता है वो होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसमें मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए ए है, बी है, यहाँ से कोई चार्ज ले गया है, क्यू नॉट चार्ज ले गया है, तो इसका जो वर्क डन होता है लिखने का वो कुछ इस तरह लिखाता है, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क डन कहाँ से, ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ऐसा वर्क डन हम लोग लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा जा रहा है जूल प्रति कूलम बराबर है। ये किसका बराबर होता है, वो वोल्ट के बराबर होता है। अभी बताया ना, जैसे हम लोग क्या लिखे, वी ए माइनस वी बी लिखे थे ना, इक्वल टू डब्लू बाई क्यू नॉट लिखे थे। तो देखिए डब्लू का ये इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। और ये इधर साइड क्या है, ये आप लोग का जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी लिख लीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो वोल्ट होता है। और वोल्ट और यही जूल पर कूलम, ये दोनों इक्वल होता है एक दूसरे के, यानी कि आप लोग का वोल्ट के इक्वल होगा जूल प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा जा रहा है एक परिपथ में हम लोग क्या करते हैं, जो श्रेणी क्रम में किसको जोड़ते हैं, हम लोग ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और जो वोल्ट मीटर है उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यानी ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ए मीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं और जो वोल्ट मीटर होता है उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आप लोग का एक न्यूमेरिकल टाइप का है। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में बराबर विभवांतर के आर पर संयोजित किए जाते श्रेणी क्रम तरह समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। मतलब कि यहाँ ऊष्मा का उत्पन्न कहा जा रहा है कि एक तार है, ठीक है, उसको पहले हम लोग दो तार है, दो चालक तार है, पहले हम लोग क्या किए, कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा दोनों का। तो पहले हम लोग श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ दिए। रेजिस्टेंस इक्वल ही होगा। क्यों इक्वल होगा, देखिए दो तार है, रेजिस्टेंस इक्वल क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या पूछा जाए, आर का वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे ना, रो एल बाई ए होता है ना। और यहाँ पर क्या देखिए, चालक तार जिनके पदार्थ सेम है, यानी कि आप लोग का रो इसका वैल्यू सेम हो जाएगा, लंबाई सेम है यानी कि एल सेम होगा, व्यास सेम है यानी कि एरिया सेम होगा, यानी कि आर दोनों का जो है, अब तो ये कांस्टेंट हो गया, यानी आर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि दोनों तार के लिए आर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग पता चला कि आर जो है दोनों तारों के लिए सेम होगा। तो इसका भी आर ले लीजिए, रेजिस्टेंस इसका भी आर, और इसको बोला जा रहा है कि पहले इसको सीरीज में जोड़ते हैं, मतलब कि श्रेणी क्रम में पहले इसको लगाते हैं, फिर इसको पलटकर हम लोग पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम यानी पैरेलल में इसको फिर जोड़ देते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि जब श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं और जब पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तब दोनों का जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उन दोनों में रेशियो क्या है, उसका अनुपात क्या होगा। तो देखिए बनाते हैं हम लोग। देखिए जो ऊष्मा का हीट का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, हीट का फार्मूला क्या होता है, VIT होता है। फिर हम लोग क्या पढ़े हैं, फिर V²/RT पढ़े हैं। तो यहाँ से हम लोग को V²/RT काम होने वाला है, H इक्वल टू V²/RT ये काम आने वाला है। T तो सेम ही होगा और आप लोग का V भी सेम होगा। V क्यों सेम होगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, विभवांतर के आर पर संयोजित की, ये कहाँ गया, परिपथ में पहले श्रेणी पार्श्व क्रम में बराबर विभवांतर। देखिए बराबर विभवांतर यानी उसका जो विभवांतर भी वो भी सेम दिया हुआ है, यानी H इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े हैं, V²/RT, और टाइम भी दोनों के लिए सेम होगा। ये सेम यानी कि H जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम को S लिख देते हैं, और जो समांतर क्रम में उसको पैरेलल में जो सीरीज को S लिख देते हैं और पैरेलल को P लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ें कि H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, यानी कि आप लोग का RP डिवाइडेड बाय RS हो जाएगा। और RP कितना हो जाएगा, जब पैरेलल में हम लोग दो तार को हम लोग यदि पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
रेजिस्टेंस कितना, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी आर, ये भी आर, जब पैरेलल में हम लोग जोड़ते हैं तो ये R/2 हो जाएगा। और इसी तार को जब हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे आर और आर का, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल में हम लोग क्या पढ़े, HP/HS, मतलब कि सीरीज में डिवाइडेड बाय पैरेलल में हीट का रेशियो हम लोग क्या हो जाएगा, RP/RS। ठीक है, पैरेलल में हम लोग का रेजिस्टेंस कितना निकल के आया था, R/2, और सीरीज में कितना निकल के आया था, 2R। तो यहाँ R से R कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप लोग का 1:4 निकल के सामने आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, सबसे नहीं बनता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें क्या कहा जा रहा है, किसी अज्ञात प्रतिरोधक के 0 से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में इतना विद्युत धारा, देखिए ये भी ओम्स लॉ पर आधारित है। आप लोग क्या वोल्टेज दिया हुआ, यानी विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, और आप लोग क्या दिया हुआ परिपथ में, देखिए ये मिली एम्पियर में दिया है, इसको पहले SI यूनिट में चेंज कीजिए। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है, यानी करंट आप लोग क्या दिया हुआ 2.5, ये मिली एम्पियर दिया हुआ, मिली एम्पियर को चेंज कीजिए एम्पियर में, तो 10⁻³ से इंटू करना होगा, ये अब हो गया एम्पियर में। ठीक है, अब पूछा जा रहा है प्रतिरोधक का प्रतिरोध, मतलब रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो V=IR लगा दीजिए, V=IR, तो R कितना निकल जाएगा, R हो जाएगा V/I, V कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, I कितना दिया हुआ 2.5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ है ना, तो इसको ऊपर ले जाइए, डायरेक्ट 10⁻³ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ चला जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और यहाँ से एक पॉइंट हटाइए, ये 2.5 है, और यहाँ एक 0 बैठाइए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 4.8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और 10⁻³ होगी, यानी क्या हो गया 4.8, ये क्या हो गया, ये ओम में निकला, और 10⁻³ को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलो ओम, तो 4.8 किलो ओम इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें क्या कहा जा रहा है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, इसमें प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रत्येक आधा परिभ्रमण के पश्चात जो है इसमें चेंज होता है, परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं, मतलब कि यहाँ कहा जा रहा है डिवाइस डेट रिवर्स, मतलब कि उल्टा कर देता है, रिवर्स कर देता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड। कौन रिवर्स करने का काम करता है, तो वो होता है कम्यूटेटर। ऑप्शन 2 कम्यूटेटर जो है वो उसको रिवर्स करता है, रिवर्स करने का काम किसका होता है, कम्यूटेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहा जा रहा है चुंबक के प्रेरण की माप की इकाई क्या है, तो चुंबक के प्रेरण के माप की इकाई क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गॉस होता है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका आंसर गॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा है ना अच्छा से सेट नहीं किया है, सभी बच्चा कोई भी मतलब ये जो है ना, जैसे बल का SI यूनिट जो जानता है, मान लीजिए वो न्यूटन जानता है, तो देखिए A का 2 होगा, A का कहाँ 2 है, देखिए एक ही ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा होगा A का 2 होगा, तो कोई एक भी जानता होगा, इस चारों में से कोई एक भी जानता होगा तो वो सही जवाब टिक करके आ सकता है। तो फिर भी देखिए विद्युत बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा, 1 का 2, विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा, ये कूलम होता है, जो आवेश होता है उसका SI यूनिट कूलम होता है, तो ये B का 4 हो जाएगा, तो B का 4 देखिए ऑप्शन 3 में ही आप लोग को दिखेगा। फिर विभव, मतलब कि इसमें आप लोग को पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का आप लोग देख सकते हैं, दो आवेशित पिंडों के बीच वोल्ट होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का जो है इकाई, और विद्युत धारिता आप लोग का D का आप लोग को फेराडे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये चारों में से किसी एक का भी यूनिट ये लोग जानते थे तो वो सही जवाब मार के आ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें देखिए ये आप लोग का हिंदी में ही दिखा देते हैं। ये आप लोग देखिए एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से आ रहा है और इसमें चुंबक के क्षेत्र कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो डायरेक्शन होगा बल की, उसका पूछ रहा है बल की दिशा क्या होगी, तो बल की दिशा जो है वो हम लोग फ्लेमिंग के जो वामहस्त नियम है उसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं, उससे निकालेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा मतलब कि करंट फ्लो इधर हो जाएगा और चुंबक के क्षेत्र इधर होगा, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लगाएंगे तो जो है वो आप लोग का अंदर की ओर हो जाएगा फोर्स,
मतलब कि कागज़ में भीतर की ओर जाते हुए, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में इसमें कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्स्टेड। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे सीधी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका आंसर जो है उसका 4 हो जाएगा ऑप्शन। चुंबकीय क्षेत्र में संकेंद्रीय वृत्त होते जो तार पर केंद्रित होते। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कहा जा रहा है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम है। कौन सा नियम है जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करता है? तो देखिए 28 का आप लोग का ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कहा जा रहा है कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित की जाती है। क्या होगा यदि कोई छड़ चुंबक कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है? देखिए स्थिर रखने पर उसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और यदि कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, मतलब कि कोई विक्षेप नहीं दिखाई देगा। तो सुई में कोई विक्षेप नहीं दिखाई देगा, स्थिर रहने पर नहीं दिखाई देगा, यदि इसको हिलाते डुलाते तब दिखाई देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किसी विद्युत सेल अथवा बैटरी का उपयोग होता है। बैटरी और विद्युत सेल के क्या उपयोग होता है वो आप लोग को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? ऑप्शन चालक के आर पर विद्युत धारा मापने में, ये तो इसका काम नहीं होता है, ये आप लोग का जो है वोल्ट मीटर का काम होता है। चालक के 2 बिंदु विभवांतर बनाए रखने में, हाँ ये आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। जो आप लोग का ऑप्शन 2 होगा वो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कहा जा रहा है किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं किसी कंडक्टर में? तो आप लोग का इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो सही जवाब हो जाएगा, उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर घूमते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आप लोग को इसमें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का दिशा कुछ इस प्रकार का, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मूव करता है, तो करंट उसके ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके ऑपोजिट में करंट मूव करता है। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की ओर मूव करता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट ऑपोजिट होगा, लोअर से किधर जाएगा? हायर की ओर जाएगा। तो इसलिए यहाँ उच्च विभव वाले, मतलब कि मूव टुवर्ड द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से आप लोग को समझाएं। अब कहा जा रहा है जेट प्लेन का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये तो आप लोग को पता ही होगा, जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है उसी पर कार्य करता है, यानी रैखिक संवेग। तो ऑप्शन 2 इसका राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एक जल से भरा बंद बोतल में जल जमने से फटने का क्या कारण है? जल जब भरा जाता है और उसमें जल जब जम जाता है तब वो फट जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? कि जब जम जाता है तब उसका आयतन जो है उसमें वृद्धि हो जाती है, आयतन उसका बढ़ जाता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है उसका बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। ऑप्शन 4 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कहा जा रहा है विच मिरर इज यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। इसमें कहा जा रहा है जो हम लोग वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग होता है? तो वो आप लोग को पढ़े होंगे किस दर्पण का उपयोग होता है। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में भी बहुत बार आ चुका है, तो आप लोग पढ़े ही होंगे। उत्तल दर्पण जो है इसका यूज किया जाता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहा जा रहा है यदि, ये आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यदि एक चुंबक के छड़ जैसा चित्र में दिखाया गया, देखिए ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इसलिए NS दिया लिखा हुआ है। आकस्मिक रूप से मतलब अचानक रूप से 2 भागों में टूट जाता। देखिए यहाँ पर 2 भागों में टूट गया, AB और CD में टूट गया। ABCD प्रांतों का ध्रुवन यहाँ से पूछा जा रहा है AB और CD में क्या क्या अब पोल होगा। जैसे ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, तो A में कौन सा पोल होगा, B में कौन सा पोल होगा, C में कौन सा पोल होगा, D में कौन सा पोल होगा, वही पूछ रहा। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्थ है तो ये टूटा तो यहाँ पर भी नॉर्थ होगा, यानी A पर क्या हो जाएगा, A पर आप लोग का नॉर्थ ही रहेगा A पर। और यदि ये टूट गया ना तो ये दूसरा साइड में अपने आप इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। A पर क्या है नॉर्थ है, तो दूसरा साइड में इसका जस्ट ऑपोजिट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हमेशा कोई भी आप मैग्नेट को कितना भी छोटा कर दीजिए उसमें हमेशा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, B में जो होगा वो आप लोग का ऑटोमेटिकली साउथ पोल हो जाएगा। उसी प्रकार C, ये पहले देखिए D में क्या होगा, D में तो साउथ पोल था,
ये देखिए साउथ पोल पहले से था तो डी में साउथ पोल रहेगा। अब इसके अपोजिट में सी हो जाएगा, सी में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा जब तोड़ने के बाद, तो सी में क्या हो जाएगा, साउथ पोल है डी में क्योंकि एक चुंबक में साउथ पोल और नॉर्थ पोल ही रह सकता है, तो दोनों तो साउथ पोल नहीं रह सकता, तो साउथ पोल है डी में, तो सी में क्या होगा, नॉर्थ पोल ही होगा। तो अब देखिए ये ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए ए सी उत्तरी ध्रुव, मतलब कि नॉर्थ पोल ए सी, देखिए नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल ए सी, और बी डी में दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल आप लोग का बी डी में है साउथ पोल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कहा जा रहा है कूलम फोर्स। कूलम फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव या अट्रैक्टिव दोनों, या फिर कुछ नहीं, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव, मतलब आकर्षक बल जिसको खींचा जाता है आकर्षक बल होता है, या फिर प्रतिकर्षी बल होता है, आकर्षक अथवा प्रतिकर्षी, या फिर दोनों में से कोई नहीं, तो इसका दोनों होता है, आकर्षक आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो कूलम फोर्स होता है वो इस तरह से दिया जाता है, F = K Q1 Q2 बाय R², जैसे आप लोग ग्रेविटेशन में पढ़े हैं ना, ग्रेविटेशन में भी पढ़े होंगे, F = वहाँ पर G होता है G M1 M2 बाय R², कुछ इसी प्रकार के यहाँ भी होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एट्रैक्टिव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एट्रैक्टिव होता है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, कूलम फोर्स होता है, वो एट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ठीक है, वो चार्ज पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कहा जा रहा है जब विभवांतर 10 वोल्ट हो तथा धारा 5 एम्पीयर तो प्रति। देखिए ओम्स के नियम पर कितना क्वेश्चन आप लोग पूछा जाता है, ओम्स लॉ पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। विभवांतर यानी कि आप लोग को पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ कितना 10 वोल्ट दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ आप लोग आई दिया हुआ 5 एम्पियर, तो आप लोग क्या पूछा जा रहा है, प्रतिरोध यानी कि आर का वैल्यू पूछा जा रहा है। V = IL लगा दीजिए, आर का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू निकाल सकते हैं V/I, आर का वैल्यू V/I, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 और I का 5, तो ये कितना हो गया 2 ओम, 2 ओम इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कहा जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो सुपर कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, क्रांतिक ताप पर किसी अतिचालक प्रतिरोध होता है, अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है, वो होता है 0 यानी शून्य, ऑप्शन 2 इसका राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बहुत से प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन में निम्न में से कौन प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अपरिवर्तित रहता, मतलब वो चेंज नहीं होता, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा ऐसा है जो चेंज नहीं होता, वो है विभवांतर, यानी कि आप लोग का पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 39 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप लोग का चेंज नहीं होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि आप लोग का समानांतर संयोजन में, और वही जब सीरीज में होगा तो वो करंट सेम रहता है, यानी कि। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से किसकी मदद से निम्न वोल्टता एसी को उच्च वोल्टता एसी में बदला जा सकता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ लो वोल्टेज एसी इनटू हाई वोल्टेज एसी। तो ये आप लोग का स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है जो इसको चेंज करता है, लो वोल्टेज एसी को जो है हाई वोल्टेज एसी में चेंज करने का काम किसका होता है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो यही था इस वीडियो पर, अब जल्दी आप लोग के लिए मैथ का भी लाऊंगा और आप लोग का जो है केमिस्ट्री का भी एंड आप लोग का बायोलॉजी का भी जल्दी से जल्दी लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं ही बता दूँ, मैं आकांक्षा 40 का ये स्टूडेंट हूँ, कृष्णा कुमार महतो मेरा नाम है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए यार, लाइक कीजिएगा तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है, यदि लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर सकूँ, और सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।